हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं यहाँ पे आपको गणित विषय के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताऊँगा। पाठ्य योजना हम पहले बनाते हैं और उसके बाद उसी पाठ्य योजना के अनुसार ही हम कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं बच्चों के बीच में। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखते हैं। जो पाठ्य योजना होता है, जब आपका शिक्षण लगता है, ये बीएड सेकेंड ईयर में 2 महीने के लिए शिक्षण लगता है, आपका किसी विद्यालय में लगता है, तो आपका जिस विद्यालय में टीचिंग लगा रहेगा आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा टीचिंग लगा था श्री नाम नरेश चौधरी कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज बेलहर संत कबीरनगर में, तो मैं उस विद्यालय का नाम लिखूंगा। उसी प्रकार आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे या छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे, आप जो भी होंगे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि के लिए एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ अच्छे से लिखना रहता है कि आप किस डेट को पढ़ा रहे हैं, कौन सा कक्षा है और कौन सा विषय है, उप विषय क्या है, कालांश कौन सा है, पीरियड क्या है और अवधि क्या है। अवधि इसका जो रहेगा 30 से 40 मिनट रहेगा, क्योंकि यह मुख्य पाठ्य योजना है। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। मैं यहाँ पर प्रकरण पहले लिख दिया हूँ कोण, लेकिन यह प्रकरण आपको जब बच्चों के द्वारा निकल जाएगा तब आपको लिखना रहेगा। प्रकरण आप उद्देश्य कथन कहने के बाद लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर मैं पूर्ववत लिख दिया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो जिस विषय के लिए आप शिक्षण करते हैं, जैसे मैं यहाँ गणित विषय के लिए शिक्षण कर रहा हूँ या पाठ्य योजना बनाया हूँ, तो गणित विषय के लिए ही सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। मैं आपको इसको अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे इसमें लिखा जाता है। यह सामान्य उद्देश्य गणित विषय के लिए है। पहला है छात्रों में तर्क शक्ति एवं लेखन शक्ति का विकास करना, छात्रों में गणित भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का मतलब यह है कि मान लीजिए अध्यापक अगर गणित पढ़ा रहा है तो बच्चे जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसके बीच में आलोचना भी कर सकते हैं, मतलब वो उससे पूछ सकते हैं कि सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं या ये कैसे हो रहा है, क्योंकि लड़का जब तक पूछेगा नहीं तब तक अध्यापक कैसे समझेगा कि लड़का पढ़ रहा है सही से या नहीं पढ़ रहा है। इसलिए छात्र में जो होता है आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए गणित पढ़ने के लिए। चौथा है छात्रों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना और पांचवा है छात्रों को अंक संबंधी ज्ञान अभिव्यक्ति कराना तथा भाव व्यक्त करने की नवीन शैलियों का विकास करना। ये तो सामान्य उद्देश्य था जो अभी तक आपने देखा। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है यह प्रकरण से संबंधित लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रकरण हमारा कोण है, तो ये विशिष्ट उद्देश्य उसी से संबंधित है। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 या 4 प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। पहला हम ज्ञानात्मक लिखते हैं कि छात्र कोण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम बोधात्मक लिखते हैं कि छात्र कोण के बारे में समझ सकेंगे। उसके बाद अभिरुचियात्मक लिखते हैं, छात्र कोण के बारे में ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। और चौथा क्रियात्मक है, छात्र लेखन द्वारा किए गए कोण के विषय का अनुसरण करेंगे। उसके बाद हम फिर सहायक सामग्री लिखते हैं। इसमें चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि का वर्णन होता है। मतलब हम शिक्षण के समय जितने भी प्रकार का प्रयोग करेंगे उपकरणों का, उनका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि छात्र कोण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम बच्चों से अब प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई ना हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे सर जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, उसे रेखा कहते हैं। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि जब 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे सर उसे कोण कहते हैं, क्योंकि जब 2 रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे कोण कहते हैं। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि कोण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे थोड़ा बहुत बताएंगे, उसके बाद वो मौन हो जाएंगे। अब यही हमारा जो है प्रकरण हो गया। उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम सब कोण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, और वहाँ जहाँ हम प्रकरण लिखे हैं उसके नीचे हम कोण लिख के अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। अब हमको इसको कक्षा में प्रस्तुत करना रहता है बच्चों के बीच में। प्रस्तुतिकरण में हम सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिखते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा के कथन का कानून बनाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा कोण के प्रकार। इसमें हम विकासात्मक क्वेश्चन करते हुए कक्षा की शुरुआत करेंगे। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि समकोण कितने अंश का होता है। तो बच्चे बताएंगे सर 90 अंश का होता है। ये जो विकासात्मक क्वेश्चन होता है इसका उत्तर बच्चे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर बच्चे उत्तर नहीं देंगे तो उसको आपको बताना रहेगा। उसके बाद हम दूसरा विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे कि 360 अंश के कोण को कौन सा कोण कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे सर संपूर्ण कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों से कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे जानेंगे थोड़ा बहुत तो बताएंगे, नहीं तो वो मौन हो जाएंगे। अब यही समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे कि कोण 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा सम कोण और तीसरा अधिक कोण। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि आसन्न कोण की परिभाषा। अब हम पुनः बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं,
तो बच्चे बताएंगे सर 0 से अधिक तथा 90 से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद दूसरा हम क्वेश्चन करेंगे कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे 90 से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, अब ये बच्चे नहीं जानते हैं, अब ये उनके लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे आसन्न कोण के बारे में, बच्चों को बताएंगे कि ऐसे कोण जिसमें दो कोण संलग्न हो तथा दोनों कोणों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दोनों कोणों की एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहते हैं। चित्र में कोण AOB और BOC आसन्न कोण है। अब चित्र यहाँ पर है बगल में, आप देख लीजिए। इसमें ये जो कोण है, कोण COB और कोण BOA, इसमें जो ये कोण है OA रेखा जो है, ये दोनों कोणों के लिए काम कर रहा है, इसे इसलिए हम आसन्न कोण कहेंगे। यहाँ लिखा गया है कि उपरोक्त चित्र में कोण AOB और BOC आसन्न कोण है। उसके बाद हम पुनः तीसरे शिक्षण बिंदु पर आ जाएंगे, कोणों से संबंधित प्रश्न पे। अब हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे कौन सा कोण कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे कौन सा कोण कहेंगे, तो बच्चे कहेंगे सर उसे समपूरक कोण कहेंगे। उसके बाद हम बच्चों को यही चित्र देंगे और हम कहेंगे कि चित्र की सहायता से XYZ कोणों का मान ज्ञात करिए। अब बच्चे इसको करेंगे, उसके बाद हम पुनः इसको ब्लैक बोर्ड पर भी करके बच्चों को बताएंगे। अब इसमें हम XYZ का मान जो है बच्चों को यहाँ पे बताएंगे। आप चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया है। इस प्रकार से हम शिक्षण कार्य करते हैं बच्चों के बीच में अध्यापक बन करके। जब शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है कमरे में, तो हम बच्चों से पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछते हैं। इसमें हम जो अभी तक बच्चों को पढ़ाया है उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे हम बच्चों से पूछेंगे और यहाँ पे लिखते भी हैं पाठ्य योजना में अपने। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कोण किसे कहते हैं और मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि समकोण कितने अंश का होता है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। और चौथा जो चित्र में ये सवाल है, इसमें XOZ का मान पूछेंगे। इसमें कोण X का मान यहाँ पे पूछ लेंगे बच्चों से। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, जो हम श्यामपट्ट पर कार्य करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। समकोण 90 अंश का होता है। कोण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अधिक कोण 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है। उसके बाद हम निरीक्षण कार्य लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में भ्रमण कर छात्रों की देखरेख तथा उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को गृहकार दे देंगे। गृहकार हम दे देंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, लिख के लाइएगा। समपूरक कोण किसे कहते हैं, लिख के लाइएगा। और कोण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, लिख के और याद करके आइएगा। उसके बाद सुझाव आलोचना रहता है, जो निरीक्षक रहता है। अगर आपके शिक्षण में कुछ कमियाँ रहती हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको अभी शिक्षण में क्या क्या करना है, जिससे आपका शिक्षण प्रभावशाली हो सके। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।